अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जी। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार मैं बहुत सिंपल से अल्फाज में आपको समझाऊंगा। इसमें ये तरीकाकार है कि जब भी हम लोग किसी गैर मनकूला जायदाद को खरीदते हैं, कोई भी ऐसी जायदाद जो कि गैर मनकूला हो, यानी गैर मनकूला ऐसी जायदाद को कहते हैं कि जो किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर की जा सके, उसको खरीदा जा सके, फरोख्त किया जा सके, ऐसी जायदाद को गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। जब भी कोई गैर मनकूला जायदाद खरीदना चाहे या बेचना चाहे या कोई भी मामलात करना चाहे, तो जो खरीदने वाला होता है वो उस जायदाद की एक रजिस्ट्री करवाता है। तो रजिस्ट्री का जो एक्ट है वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और इसकी सेक्शन है 17। सेक्शन 17 के तहत कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसी जायदाद जिसको आप खरीदना चाहें, तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना जरूरी है। तो इसके लिए तरीकाकार मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए सबसे पहले तरीकाकार ये होता है कि जब भी आप कोई गैर मनकूला जायदाद खरीदना चाहें, तो उसकी सबसे पहले इससे फर्द जो बेचने वाला होगा उसकी फर्द या कोई भी उससे डॉक्यूमेंट्स लें। उसको फर्द को जाके पटवारी से चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद जब आपको मुकम्मल तसल्ली हो जाए कि ये जायदाद जो है वो किसी भी हुक्म मुतरई या स्टे या इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो फिर आप उसके लिए सबसे पहले वहां पे एक टोकन करेंगे। टोकन में यह होता है कि जनाब हम आपको इतनी पेमेंट दे रहे हैं और बाकी पेमेंट जो होगी वो बयाने पे दी जाएगी। तो जब आपका टोकन उससे हो जाता है, तो टोकन होने के बाद आप जो है उससे फर्द वगैरह लेंगे, उसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेके आप जो है वो पटवारी के पास जाएंगे। पटवारी के पास जाके चेक करवाने के बाद उसको कहेंगे कि आप जो है हमें आप इकरारनामा मुआहदा बैक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो होता है वो होता है बयाना। उसके लिए बयाना आप करेंगे। बयाना करने के बाद जो भी आपने बयाना करना है, अगर आपने कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो आप उसको 2 लाख का बयाना करेंगे और बाकी 8 लाख रुपया आप कहेंगे बावक्त रजिस्ट्री आपको दे दिया जाएगा। तो जब आपका बयाना हो जाता है तो बयाने के लिए सबसे पहले ई स्टाम्प पेपर जरूरी है। उसके लिए 32A का चालान लेना पड़ता है। वो जब आप बैंक में जमा करवाने के बाद वहां से आपको 1200 रुपए का स्टाम्प मिलेगा। स्टाम्प लेने के बाद आपने करना क्या है, वो उस पर एक तहरीर लिखनी है। तो जी तहरीर में जो होगा, आपने गवाहान के ID कार्ड वगैरह ले लिए, तो फिर आपने जो इकरारनामा मुआहदा बै जो लिखना है, उसमें इकरारनामे में जो 1200 रुपए का स्टाम्प होगा, ई स्टाम्प पेपर वो होगा, कंप्यूटराइज ऑनलाइन वो स्टाम्प मिल रहे हैं। तो वो किसी भी बैंक से आपको 32A का चालान जब जमा करवाएंगे तो वो स्टाम्प पेपर मिल जाता है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जब भी स्टाम्प पेपर लेने के बाद फिर आपने वहां पे जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है उन दोनों के साइन अंगूठे करवाने हैं। और आपके गवाहान जो है वो गवाहान आपके पक्के होने चाहिए। उस पे आपके गवाहान जो होंगे उसके ID कार्ड की कॉपीज, उनका नाम, पता और उनके जो है वो साइन अंगूठे जो है वो वहां पे खुद करवाने हैं। और गवाहान जो होने चाहिए वो आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए, क्योंकि गवाहान की बाद में भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आपने वहां पे लिखने हैं तो लिखने में उसका हदूद अरबा मशरक की तरफ क्या है, मगरब की तरफ क्या है, शुमाल की तरफ क्या है, जनूब की तरफ क्या है, उस पूरी प्रॉपर्टी के मतलब जो है वो आपने हदूद अरबा उसका बिल्कुल सही तौर पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद फिर आपने ये करना है कि जब आपने ये सारी चीजें कर लेनी है तो फिर आपने उसको इकरारनामा मुआहदा बै करने के बाद फिर आपने सबसे पहले जो उसका होगा उसका DC रेट पता करना है। तो DC रेट जो होता है वो किसी भी इलाके का, पहले ये होता था कि लोग जो थे उसका कम रेट लगा लेते थे और कम उसकी टैक्स पे करने के बाद जो है उसका रजिस्ट्री करवा लेते थे। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि कोई भी बंदा जो है अपनी मर्जी से DC रेट नहीं लगवा सकता। उसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले गूगल की वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे जाके उसका DC रेट पता करेगा, क्योंकि हर इलाके का DC रेट जो हुकूमत पाकिस्तान ने वो खुद ही दर्ज कर दिया हुआ है। तो वो DC रेट पता करने के बाद सबसे पहले तो आप जो है DC रेट करवाने के बाद उसके स्टाम्प पेपर लेंगे। 3% के हिसाब से आपको वो स्टाम्प पेपर जारी होंगे।
3% किसी भी मालियत का 3% जो होगा वो आपने उसके हिसाब से उसके 3% के हिसाब से स्टाम्प पेपर लेने जरूरी हैं जी। स्टाम्प पेपर लेने के बाद आपने करना क्या है, स्टाम्प पेपर लेने के बाद उसमें कुछ टैक्सेस होते हैं, उसमें कुछ टैक्सेस में एक FBI टैक्सेस होता है और कुछ टैक्सेस होते हैं, CGT टैक्स होता है जी, और कुछ तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले DC रेट का जो होता है वो जो भी DC रेट होगा उसका स्टाम्प जो है वो आपने 3% के हिसाब से DC रेट का जो भी होगा, DC रेट जो भी जमीन का मालियत होगी उसका आपने 3% के हिसाब से स्टाम्प लेना है। स्टाम्प लेने के बाद फिर आपने उस पर तहरीर करवानी है। तहरीर करवाने के बाद उस पर गवाहान के नाम, ID कार्ड, उनका एड्रेस और उनकी तस्वीरें पीछे लगेंगी। वो सब लगाने के बाद फिर आपने पहुंच जाना जी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस वो होता है जो भी किसी इलाके का एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहां पे रजिस्ट्री वगैरह जमा होती है। फिर आपने क्या करना है कि जब दोनों पार्टीज वहां पे चली जाती हैं, तजवीज बाज का तो वहां पे गवाहान भी होते हैं, तजवीज कुरिंदा भी होते हैं, तायद कुरिंदा भी होते हैं, ये सब को लेके आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाना है। फिर वहां पे क्या होता है कि वो सबसे पहले आपको टैक्स देखेगा। टैक्स इसमें मैं पहले भी बता रहा था कि इसमें सबसे पहला जो टैक्स होता है वो तो होता है FBR टैक्स। वो FBR टैक्स के बाद आपका टैक्स जो होगा वो होगा CGT टैक्स होता है। फिर उसके बाद कारपोरेशन फीस होती है। ये तीनों टैक्सेस जो होते हैं अगर तो नॉन फाइलर हो तो फिर ये 2% के हिसाब से होती है, DC रेट के 2% के हिसाब से, और अगर फाइलर हो तो फिर ये 1% के हिसाब से टैक्स दिया जाता है। तो जब टैक्सेस वगैरह जमा हो जाते हैं, CGT टैक्स जमा हो जाता है, FBR टैक्स जमा होता है और 1% जो है कारपोरेशन फीस जो होती है वो 1% के हिसाब से जमा होती है। जब ये सारा कुछ जमा हो जाता है तो फिर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चन भी करता है। मालिक से पूछेगा कि जी आपने जो है जगह जो है वो अपने इसको बेच दी है, इस पे पैसे वसूल कर लिए हैं, वो सारा कुछ पूछने के बाद फिर उसको वो अपना टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अपना एक रजिस्टर में लिखने के बाद उसकी एक टेस्टेड कॉपी जो होती है वो खुद भी रख लेता है और रजिस्ट्री जो असल होती है वो मालकान को दे दी जाती है। लेकिन जो उसकी एक कॉपी होती है उसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास रजिस्ट्री वगैरह गुम भी हो जाए तो फिर भी आप वहां से रजिस्ट्री जो है वो अटेस्टेड कॉपी उसकी ले सकते हैं। एक तो इसका फायदा ये हो गया। दूसरा, रजिस्ट्री के ऊपर ही जो होती है इंतकाल फीस भी जमा हो जाती है। वो इंतकाल फीस जो होती है वो तकरीबन 300 रुपया होती है। लेकिन हमारे पटवारी जिंदाबाद है, वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ खर्चा पानी लगाएं, तो वो खर्चा पानी जो होता है वो इंतकाल फीस की मद में ले लेते हैं जी। इंतकाल फीस जो पटवारी साहब वो कहते हैं कुछ खर्चा पानी दें, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए उसको ये कहना होता है कि इंतकाल फीस जो है वो रजिस्ट्री में जब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाते हैं तो उसकी फीस आपने ऑलरेडी जमा करवा दी होती है। उसकी गालबन 300 रुपया फीस होती है। लेकिन जो पटवारी हैं वो फिर भी कहते हैं कि हमें खर्चा पानी दें, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि उसको आप AC को एक दरखास्त दें इसको कि AC साहब ये हमें से पैसे मांग रहा है इंतकाल करने के, तो वो सीधा हो जाएगा। तो फिर ये होता है कि जब वो आपने इंतकाल वगैरह जब रजिस्ट्री जमा करवा दी है तो जो पटवारी होता है उसकी तस्दीक शुदा नकल देखने के बाद उसको इंतकाल दर्ज कर देता है। तो भी आज हमने जो आपको बताया है उसमें मैंने ये बताया है कि रजिस्ट्री की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, इसका तरीकाकार क्या है। इसके लिए सबसे पहले स्टाम्प लगते हैं। स्टाम्प पहले सबसे पहले 1200 रुपये का स्टाम्प इकरारनामा होता है, फिर उसके बाद DC रेट के हिसाब से स्टाम्प लगते हैं, फिर FBR टैक्स लगता है, फिर CGT टैक्स लगता है, फिर कारपोरेशन फीस अगर तो आप फाइलर है तो फिर 1% लगती है, अगर आप नॉन फाइलर है तो फिर 2% लगती है। इसके अलावा फिर आप जाते हैं पटवारी के पास इसका इंतकाल दर्ज करवाने के लिए। जब इंतकाल दर्ज हो जाता है तो फिर ये आपका जो है वो ओनरशिप चेंज हो जाती है और आप उसके मुकम्मल तौर पे मालिक बन जाते हैं। तो व्यूज आज मैंने जो आपको लेक्चर दिया है वो है जी रजिस्ट्री के बारे में, रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, सेक्शन 17 के बारे में मैंने हवाला दिया है। इसी तरीके से तमाम रजिस्ट्री की जाती है। तो उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आइंदा आपको नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ। थैंक यू जी।